हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का विश्वास कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं आइंस्टीन कोफिशिएंट या आइंस्टीन गुणांक क्या होते हैं। तो इनके बारे में हम लास्ट क्लास में भी देख चुके थे। यहीं से हम एनर्जी डेंसिटी जो ऊर्जा घनत्व होता है उसका भी मान ज्ञात करेंगे और प्रोबेबिलिटीज में भी रिलेशन निकालेंगे। तो आज की क्लास या आज का जो लेक्चर रहने वाला है उससे एक तरीके से आप श्योर हो सकते हो कि इससे क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा आपको एग्जाम के अंदर। या तो वो पूछ सकता है आइंस्टीन गुणांक क्या होते हैं, या फिर कह सकता है कि ऊर्जा घनत्व के लिए अभिव्यक्ति निकालिए, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। या फिर पूछ सकता है कि जो संक्रमण प्रायिकताएं होती हैं, जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज होती हैं, जो लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस की थी, उनके मध्य संबंध ज्ञात कीजिए। इन तीनों में से एक सवाल के बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आइंस्टीन कोफिशिएंट ही है। आइंस्टीन गुणांक जैसे हम ज्ञात करेंगे उसके लिए ऊर्जा घनत्व तो अपने आप ही आ जाना, अभी एनर्जी डेंसिटी तो आ ही जाएगी ना हमारे पास। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं, पिछली बार हमने क्या माना, एक एटम की हेल्प से हमने तीनों प्रोसेस समझ ली थी। तीन प्रक्रियाएं होती थी। सबसे पहली कौन सी होती थी? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन। दूसरी प्रोसेस कौन सी होती थी? फर्स्ट प्रोसेस क्या थी भी हमारे पास? एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। दूसरी प्रक्रिया अवशोषण होकर एनर्जी एब्जॉर्ब करके एटम कहाँ चला जाता था? हायर एनर्जी लेवल में, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता था। भी यहां से एक फोटोन आता था। इन फोटोनों की ऊर्जा घनत्व एनर्जी डेंसिटी कितना अज्यूम करते थे हम? यून्यू अज्यूम करते थे। फिर यहाँ इसकी एनर्जी कितनी अज्यूम की थी? E1। इसकी ऊर्जा कितनी थी? E2। ये हम एक एटम के एग्जांपल की हेल्प से समझ रहे थे कि एक परमाणु यहाँ से यहाँ ऊर्जा अवशोषित करके चला जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ आने के दो प्रक्रियाएं हो सकती थी। एक क्या हो सकता था? स्वतः उत्सर्जन, स्पॉन्टेनियस एमिशन। दूसरा क्या हो सकता था? स्टिमुलेटेड एमिशन या इंड्यूस्ड एमिशन, प्रेरित उत्सर्जन या उद्दीप्त उत्सर्जन उसको बोला करते थे। इस बार हम मान रहे हैं कि कोई हमारे पास सिस्टम है, एक निकाय है जिसके अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ एटम्स हैं। तो जो लोअर या ग्राउंड स्टेट है, मूल अवस्था, उसमें हमने नंबर ऑफ एटम्स कितना जूम कर लिया? N1। और इसमें कितना जूम कर लिया? N2। फिर इसके लिए हम एक्सप्रेशन निकालते हैं कि आइंस्टीन कोफिशिएंट्स या आइंस्टीन गुणांक के मध्य संबंध क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, लेट ए सिस्टम इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इन थर्मल इक्विलिब्रियम हैव ए लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, फिर आगे लिखना, द नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट को और क्या बोलते हैं हम? लोअर एनर्जी लेवल। ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी लेवल E1 आर N1 एंड इन एक्साइटेड स्टेट E2 आर N2। the energy density of incident photons, लिख लो, photon is u nu। ठीक है, हिंदी मीडियम लिखना। माना कि उष्मीय साम्य अवस्था में एक निकाय, माना कि उष्मीय साम्य अवस्था के एक निकाय में अत्यधिक परमाणु उपस्थित है, में अत्यधिक परमाणु उपस्थित है। फिर लिखना,
मूल अवस्था या निम्न ऊर्जा अवस्था E1 में, मूल अवस्था या निम्न ऊर्जा अवस्था E1 में परमाणुओं की संख्या N1 है, परमाणुओं की संख्या N1 है, वह वह उत्तेजित अवस्था में N2 है, वह उत्तेजित अवस्था E2 में, वह उत्तेजित अवस्था E2 में N2 है, N2 है। आपतित फोटोनों का ऊर्जा घनत्व U न्यू है, वह आपतित फोटोनों का ऊर्जा घनत्व U न्यू है। अब हमारे पास कितनी प्रक्रिया हो रही है? 3 प्रक्रियाएं हो रही हैं। कौन कौन सी? 3 प्रोसेस हो रही है हमारे पास। एक तो एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन है, और स्टिमुलेटेड एमिशन। लिखना द प्रोसेस दैट टेक प्लेस आर एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस एमिशन और एंड लिख लेना, एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। होने वाली प्रक्रिया, होने वाली प्रक्रिया अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन व अवशोषण, स्वतः उत्सर्जन व उद्दीप्त उत्सर्जन है, उद्दीप्त उत्सर्जन है। सबसे पहले देखो, हम किसकी बात करते हैं? संक्रमण दर की बात करते हैं। तो सबसे पहले रेट ऑफ ट्रांजिशन फॉर एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? फॉर एब्जॉर्प्शन, इतना ही लिख लेते हैं। हिंदी मीडियम में लिखना अवशोषण के लिए संक्रमण दर। किसकी बात कर रहे हैं हम? रेट ऑफ ट्रांजिशन फॉर एब्जॉर्प्शन। किस किस पर डिपेंड करती होगी संक्रमण दर? देखो, हमने क्या माने हैं? हमने 2 ऊर्जा स्तर माने हैं। ये ऊर्जा स्तर कितना है? E1। ये कितना है? E2 है भी। यहाँ परमाणुओं का संख्या कितनी है? N1। यहाँ कितनी है? N2। जो फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं उसकी ऊर्जा कितनी है? H न्यू। और ऊर्जा घनत्व कितना उनका? U न्यू है। तो सबसे पहले अवशोषण के लिए, अवशोषण किन का हो रहा है? E1। यहाँ ये क्या करेंगे? एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे। तो अवशोषण की दर, या फिर मैं बोल सकता हूं रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, किस पर डिपेंड करती होगी? सबसे पहले तो उसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है R12 से, अवशोषण के लिए। ये किस किस के समानुपाती होती होगी? एक तो N1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एक किसके? जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसके ऊर्जा घनत्व है। इन दो चीजों की क्या होती होगी? समानुपाती होती होगी। तो यहां से हमारे पास रिलेशन क्या आ जाता है? R12 इज इक्वल टू N1, साथ में U न्यू, साथ में एक कांस्टेंट भी आएगा। वो नियतांक कौन होता था? तो उसको हम क्या बोला करते थे? B12 बोलते थे ना, आइंस्टीन गुणांक। आइंस्टीन कोफिशिएंट होता था, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे? B12 से। इसी को और अगर एक नाम से और लिखना चाहूं तो मैं क्या इसको N1P12 भी लिख सकता हूं क्या? ये क्या होती थी? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती थी ना। ये किस चीज को व्यक्त करती थी? संक्रमण प्रायिकता को व्यक्त करती थी। ये हमारे पास क्या बन चुकी है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे हमने क्या बोल दिया अभी? समीकरण नंबर 1 बोल दिया। B12 क्या है यहाँ पर? ये है आइंस्टीन कोफिशिएंट, जानते ही अभी हम इसको। तो आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन
अवशोषण के लिए आइंस्टीन गुणांक, यू न्यू को भी हम जानते हैं, ऊपर लिख चुके हैं, ऊर्जा घनत्व है। n1 क्या है हमारे पास, तो n1 किसकी संख्या है, ग्राउंड स्टेट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है, तो ये रिलेशन नोट कर लीजिए भी सब लोग। आसान सी बात है ना, देखो जितने एटम यहाँ पर ज्यादा होंगे उतना ही क्या होगा, रेट ऑफ ट्रांजिशन या फिर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, अवशोषण की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। दूसरा, जो एनर्जी, जो फोटोन आ रहे हैं उनका ऊर्जा घनत्व, उनकी एनर्जी डेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उतना ही ये रेट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, नोट कीजिए भी। P12 क्या थी, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी थी ना हमारे पास। लिख लिया होगा भी सभी ने। P12 के बारे में भी लिखना चाहो तो लिख लेना चाहिए। P12 के थे यहाँ पर, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर एब्जॉर्प्शन, अवशोषण के लिए संक्रमण प्रायिकता क्या थी भी, संक्रमण प्रायिकता। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारे पास रेट ऑफ ट्रांजिशन फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। ठीक है, स्वतः उत्सर्जन के लिए, स्वतः उत्सर्जन के लिए संक्रमण दर। अच्छा, संक्रमण दर क्या है, नंबर ऑफ एटम्स ट्रांजिट पर सेकंड। ठीक है ना, एक सेकंड के अंदर उत्सर्जित होने वाले परमाणुओं की संख्या होती है। ये किसके लिए, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, R21। साथ में स्पॉन्टेनियस है तो केवल इतना लिख देना, SPON। नॉर्मली हिंदी इंग्लिश दोनों में इतना ही लिखते हैं हम। ये किसके समानुपाती होगा, ये केवल N2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका तो एनर्जी डेंसिटी से, ऊर्जा घनत्व से तो कोई लेना देना ही नहीं है इसका। अरे ये किस पर डिपेंड नहीं करता है, एनर्जी डेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां से इसको क्या लिख सकते हैं हम, R21 स्पॉन्टेनियस। इसके अंदर तो कोई फोटोन एमिट होते ही नहीं है ना, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, N2 इंटू A21। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 है। जो स्वतः उत्सर्जन है, स्पॉन्टेनियस एमिशन है, वो केवल किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन सेकेंड एनर्जी लेवल, दूसरे ऊर्जा स्तर में उपस्थित परमाणुओं की संख्या पर ही निर्भर करता है। नोट कर लेना भी। ठीक है, इसको P21 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना। अरे P21 किसके इक्वल होता था, P21 स्पॉन्टेनियस के लिए किसके इक्वल हुआ करता था, A21 के इक्वल होता था ना। यहाँ A21 क्या है, A21 किसको रिप्रेजेंट करता है, आइंस्टीन कोफिशिएंट को ना, आइंस्टीन
कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन स्वतः उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन गुणांक। ठीक है भाई। P21 क्या है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, संक्रमण प्रायिकता ना। ये क्या है यहाँ पर? ये ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे यहाँ लिखा था ना, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर एब्जॉर्प्शन, अवशोषण के लिए संक्रमण प्रायिकता, वैसे ही ये क्या है यहाँ पर? स्वतः उत्सर्जन के लिए संक्रमण प्रायिकता लिख चुके हैं वैसे तुम, ये लास्ट लेक्चर के अंदर दोबारा देख लेना एक बार अगर किसी को भी कंफ्यूजन हो तो। फिर नेक्स्ट है रेट ऑफ ट्रांजिशन फॉर स्टिमुलेटेड ऑब्लिक इंड्यूस्ड एमिशन। ठीक है, प्रेरित या उद्दीप्त, मैं केवल प्रेरित ही लिख रहा हूं भी, प्रेरित उत्सर्जन के लिए संक्रमण दर। इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? इसको R21 स्टिमुलेटेड, ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? ये N2 के भी समानुपाती होगा, और इसके अंदर रेडिएशन का भी तो रोल होता था ना स्टिमुलेटेड। ये किसके? ऊर्जा घनत्व के भी क्या होता है? समानुपाती होता है। तो यहां से R21 स्टिमुलेटेड ये किसके इक्वल आ जाएगा? N2 इंटू B21 इंटू यू न्यू, या फिर और क्या बोलते हैं इसको, N2 इंटू P21 स्टिमुलेटेड। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया? इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 3। ठीक है ना, यहाँ A21 की जगह मैं P21 स्पॉन्टेनियस भी लिख सकता हूँ भी। ये क्या है? यहाँ भी ये किसको रिप्रेजेंट करती है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को। यहाँ पर B21 क्या है? वही आइंस्टीन कोफिशिएंट, आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन। प्रेरित उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन गुणांक। क्लियर है इतनी बात? फिर P21 क्या है यहाँ पर? इसके बारे में भी लिखना चाहो तो ये क्या है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्या था? स्वतः उत्सर्जन के लिए संक्रमण प्रायिकता, स्वतः उत्सर्जन के लिए संक्रमण। देखो, इन चीजों के बारे में जितना ज्यादा लिख कर आओगे उतना ही एग्जामिनर पर सही इंपैक्ट जाता है कि हाँ भाई इसको पता तो है, इधर उधर से देख के तो नहीं लिख रहा है ना। P21 स्टिमुलेटेड क्या है? ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी फॉर स्टिमुलेटेड एमिशन, प्रेरित उत्सर्जन के लिए संक्रमण प्रायिकता। क्लियर है? ये 3 इक्वेशंस आ चुकी हैं हमारे पास। अब हम क्या कहते हैं कि जो इक्विलिब्रियम है, साम्य अवस्था, उसके अनुसार हम क्या कहते हैं कि जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन और रेट ऑफ एमिशन है, मतलब जो अवशोषण की दर है और जो उत्सर्जन की दर है, वो दोनों क्या होनी चाहिए?
बराबर होनी चाहिए 4 साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था में क्या होता है, साम्य अवस्था में जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, अवशोषण की दर उत्सर्जन की दर के बराबर होती है। इसका मतलब R12 किसके बराबर होगा, R21 स्पॉन्टेनियस और R21 स्टिमुलेटेड। ऊपर जाने का तो एक ही तरीका था, अरे ऊपर जाने का क्या तरीका था, अवशोषण। नीचे आने के दो तरीके, एक तो स्वतः उत्सर्जन और एक प्रेरित उत्सर्जन। तो या तो क्या हो, स्वतः हो, या फिर क्या हो, स्टिमुलेटेड हो। प्रेरित हो, इन दोनों चीजों में से एक ही होगी। ठीक है, तो ये दोनों वैल्यूज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। कहां से वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम, बाई इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। समीकरण 1 2 और 3 से हम वैल्यूज पुट करते हैं। R12 की वैल्यू किस पर डिपेंड करती थी, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आती थी, N1 B12 इंटू यू न्यू। ये स्पॉन्टेनियस वाली वैल्यू किसके इक्वल आई, N2 इंटू A21 प्लस ये वैल्यू किसके इक्वल आई हमारे पास, तो ये वैल्यू आई N2 B21 और यू न्यू। यही लिखी है ना भाई, एक बार दोबारा देख लेना, N2 ये क्या है N1। ठीक है भाई, इन दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई करते हैं भी। इसको इधर लेकर आए, ऊर्जा घनत्व हमें निकालना है ना, एनर्जी डेंसिटी निकालनी है। तो इधर किसको लेकर आए हम, यू न्यू को लेकर आए। यू न्यू क्या आ गया, कॉमन आ गया, ये कितना बना N1 B12 माइनस N2 B21 इज इक्वल टू N2 A21, यही वैल्यू आई। इसको उधर हमने किस में भेज दिया, डिवाइड में। यू न्यू इज इक्वल टू N2 अपॉन A21, पूरे के डिवाइड में वैल्यू कितनी आ गई, हमने कॉमन ले लिया इसमें से N2 और B21 को। तो ये कितना बना N1 अपॉन N2 इंटू B12 अपॉन B21। माइनस में कितना आ गया, तो -1 आ गया हमारे पास। ये N2 से N2 क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो हमारे पास लास्ट में वैल्यू कितनी बची है, यू न्यू या ऊर्जा घनत्व तो हमारे पास कितना आ गया, A21 पूरा का पूरा ही रहने देते हैं यार। कितना बचा, A21 अपॉन B21 और अंदर कितना बच गया, N1 अपॉन N2 इंटू B12 अपॉन B21 माइनस का कितना आ गया, 1 आ गया। इसको हम कितने नंबर इक्वेशन बोल देते हैं, तो इसको तो हमने बोला 4 नंबर इक्वेशन, और इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं। चलो इसको, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 हो चुकी है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ऊर्जा घनत्व को, एनर्जी डेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। अभी भी हमारे पास सारी वैल्यूज नहीं आई अभी, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स की सहायता लेते हैं। वो क्या कहता है, तो नेक्स्ट लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के अनुसार, मैक्सवेल यार ये बोल्ट्जमैन कैसे लिखते हैं, चलो नाम इंग्लिश में लिख लेना रे। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सांख्यिकी। ठीक है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, तो इसके अकॉर्डिंग कोई भी सिस्टम है, कोई भी निकाय है, किस टेम्परेचर के ऊपर, टी टेम्परेचर के ऊपर, तो उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स
किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं? तो ये कहता है N1 की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी माइनस E1 बाई के टी। यहाँ के क्या होता है? के होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। डबल एन आता है शायद। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और टी क्या है? टी है टेम्परेचर ऑफ सिस्टम। टी क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ सिस्टम, निकाय का तापमान। ये चीजें वैसे तुम जो आपका नेक्स्ट सेमेस्टर है उसके अंदर थर्मो का पेपर रहेगा, उसके अंदर लास्ट यूनिट यही रहती है। तो ये N1 अगर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो N2 किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? एक्सपोनेंशियल, उसकी एनर्जी कितनी आ जाएगी? E2 बाई में कितना आ जाएगा? KT। तो अगर मैं यहाँ से N1 अपॉन N2 की वैल्यू लिखना चाहूँ तो ये किसके इक्वल आएगी? E की पावर माइनस E1 बाई के टी अपॉन E की पावर माइनस E2 बाई के टी। ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी तो N1 अपॉन N2 किसके इक्वल आ जाएगा? E की पावर, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? E2 माइनस E1 पूरे के अपॉन में कितना आ जाएगा? KT। अब हम जानते हैं ना E2 माइनस E1 किसके इक्वल है? एनर्जी गैप के। ये किसके बराबर होना चाहिए? एच न्यू के बराबर होना चाहिए। फर्स्ट लेक्चर में ये वैल्यू पड़ी थी, दोबारा जाके देख लेना एक बार, मतलब लास्ट लेक्चर में देख लेना, ये वैल्यू मिल जाएगी आपको। तो यहां से इसको क्या लिखा जा सकता है? E की पावर एच न्यू बाई के टी। ठीक है, इसको हमने कितने नंबर इक्वेशन बोल दिया? लास्ट कहाँ तक हो चुका था अभी हमारा? 5 नंबर समीकरण हो गया था। इसको हम कितने नंबर इक्वेशन बोलते हैं? इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन नंबर 6। 6 नंबर समीकरण हो चुका है। कहाँ पुट कर दें? बाई इक्वेशन 6 टू इक्वेशन 5। समीकरण 6 से समीकरण 5 के अंदर क्या करनी है? हमें वैल्यू पुट करनी है। तो क्या रिजल्ट आ जाएगा देखना, यू न्यू इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आएगी? A21 अपॉन B21, A21 अपॉन B21। अंदर कितनी वैल्यू बची? साथ में देखो क्या था? N1 अपॉन N2। N1 अपॉन N2 की जगह मैं कितना लिख दूं? E की पावर एच न्यू बाई के टी इंटू में कितना आ गया? B12 अपॉन B21, B12 अपॉन B21 माइनस 1। ठीक है, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन चुकी है। इसको हमने कितने नंबर बोल दिया? समीकरण नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 है। अब लास्ट में क्या करना है? अब एक प्लांक रेडिएशन लो होता है, प्लांक विकेंड नियम होता है, उससे हम केवल क्या करने वाले हैं? इसकी तुलना करने वाले हैं। ये छाप लो सब लोग पहले। ठीक है, ये डबल एन ही आएगा, यहाँ भी डबल एन लिख लेना। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी बोलते हैं इसको। लिख लिया क्या अभी सभी ने? ये गड़बड़ की है शायद हमने, यहाँ तो नहीं की है। यहाँ ये ब्रैकेट ध्यान से लगाना भी, ये यहाँ नहीं आएगा ना, ये यहीं कंप्लीट, यहीं कंप्लीट हो जाएगा ना ये। देखो N1 बाई N2 के मल्टीप्लाई में केवल यही वैल्यू तो थी, -1 तो अलग था।
अब प्लांक रेडिएशन लॉ की इक्वेशन है, ये चीजें देखो आपको याद रखनी पड़ेंगी भाई, इनका प्रूफ नहीं बताया जा सकता यहाँ पर, ठीक है ना, लेंथी प्रूफ होता है इनका। नेक्स्ट लिख लेना, अकॉर्डिंग टू प्लांक्स रेडिएशन लॉ, प्लांक विकिरण नियम के अनुसार हम क्या लिख सकते हैं, तो प्लांक रेडिएशन लॉ हमें किसके बारे में बताता है, एनर्जी डेंसिटी या ऊर्जा घनत्व के बारे में बताता है। वो क्या कहता है, यू न्यू डी न्यू, मतलब न्यू से लेकर डी न्यू रेंज तक के बारे में एनर्जी फ्रीक्वेंसी बताता है। क्या कहता है, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब ई की पावर एच न्यू बाई के टी -1 डी न्यू आनी चाहिए भाई, यही आनी चाहिए। तो अब हम क्या करें, अगर यहां से मैं यू न्यू की वैल्यू कंपेयर करता हूं तो ये पूरी इसी के इक्वल आनी चाहिए। इस इक्वेशन से क्या कर लो, हम इस इक्वेशन को अपने वाली समीकरण को क्या कर लें, तुलना कर ले। तो यू न्यू की जगह कितना है, यहां देखो डी न्यू के साथ जो यू न्यू के साथ है वही इधर है, तो यू न्यू की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब। न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। याद रखना एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने कभी 12th क्लास में, ई बराबर एच न्यू बराबर एच सी बटा लेमडा, पढ़ा था क्या आपने ऐसा। तो यहां से क्या लिख सकते थे तुम, न्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। फ्रीक्वेंसी का और क्या फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी बाई लेमडा। तो लेमडा को भी और क्या लिखा जा सकता है, देखना यहां से, अगर इस सी को मैं इधर डिवाइड में ले आऊं तो यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन बन जाएगी, न्यू बाई सी इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो न्यू क्यूब बाई सी क्यूब को और क्या लिखा जा सकता है, लेमडा क्यूब भी लिखा हुआ मिल सकता है। दोनों इक्वेशन अलग अलग नहीं है, दोनों समीकरण सेम ही है। इस इक्वेशन को मैं कितने नंबर बोल दूं, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 8, ये समीकरण नंबर 8 है। क्या करना है, हमें कंपैरिजन करना है बाई कंपेयरिंग इक्वेशन 7 and 8 वी गेट, समीकरण 7 व 8 की तुलना करने पर क्या मिलेगा भी हमें, देखो ई एच न्यू बाई के टी के साथ तो कितना है 1 है, वहां ई एच न्यू बाई के टी के साथ जो भी है B12 अपॉन B21, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। मतलब ये पहली वैल्यू तो हमें क्या मिली, B12 अपॉन B21 इज इक्वल टू 1, एक समीकरण तो ये मिला। दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, दूसरी इक्वेशन A21 अपॉन B21, A21 अपॉन B21, ये क्या है, आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन गुणांक। ये क्या है, उद्दीप्त या प्रेरित उत्सर्जन के लिए आइंस्टीन गुणांक। इनकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब, ठीक है ना। इसी बात को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 8 पाई एच अपॉन लेमडा क्यूब भी लिखा जा सकता है। छाप लो भी ये सारी वैल्यू, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, आइंस्टीन गुणांक, आइंस्टीन कोफिशिएंट आ चुके हैं भी, ठीक है ना। नोट करो इन वैल्यूज को। इसको मैं बोल रहा हूँ इक्वेशन नंबर 9, और इसको हम क्या बोल दे, यहां से तो ये तो क्या आ चुका है, B12 किसके बराबर होगा, B21 के बराबर होगा ना। इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 10। तो समीकरण 9 और समीकरण 10 किस बात को व्यक्त करते हैं, ये रिप्रेजेंट करते हैं किसको, आइंस्टीन गुणांकों के मध्य संबंध, रिलेशन अमंग द आइंस्टीन कोफिशिएंट किससे रिप्रेजेंट किया गया, इक्वेशन नंबर 9 और इक्वेशन नंबर 10 से, ठीक है ना। तो एक बात समझो, यहां से बात क्या समझनी है, जहां भी फोटोन का अवशोषण हो रहा है, फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, दो प्रक्रियाओं में फोटोन अवशोषित हो रहा था, पहला तो अवशोषण प्रक्रिया में, और दूसरा उद्दीप्त या प्रेरित उत्सर्जन में। प्रेरित उत्सर्जन में फोटोन काम में आ रहा था या नहीं आ रहा था, भी देखो फोटोन उसको प्रेरित किया था ना, उसको इंड्यूस किसने किया था, फोटोन ने। तो जहां भी फोटोन काम में आएगा उन दोनों प्रोसेसेस के लिए जो
क्या बोलते हैं, आइंस्टीन कोफिशिएंट होंगे, आइंस्टीन गुणांक होंगे, वो क्या होंगे, बराबर होंगे। सिंपल सी प्रोसेस थी रे, दोबारा देखना एक बार शुरू से। हमने क्या कहा, जो रेट है, जो दर है, संक्रमण दर है, जो ट्रांजिशन रेट है, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। पहली बात तो जिस भी स्टेट से संक्रमण हो रहा है, जैसे अवशोषण हो रहा है तो पहली से दूसरी में जा रहे हैं, उत्सर्जन हो रहा है तो दूसरी से पहली में आ रहे हैं। तो जब भी अवशोषण की बात होगी, पहला तो किस पर निर्भर करेगा, उन परमाणुओं की संख्या पर, नंबर ऑफ एटम्स के ऊपर। दूसरा, अगर वहां एनर्जी काम में ले रहे हो तो एनर्जी डेंसिटी पर, नहीं ले रहे हो तो किसी पर नहीं करेगा। तो यहाँ एनर्जी डेंसिटी के भी ये रेट क्या होगी, ये दर क्या होती है, समानुपाती। साथ में कांस्टेंट आ जाता है, उसको हमने आइंस्टीन गुणांक बोल दिया। वैसा ही यहाँ हुआ, यहाँ क्या था, कोई ऊर्जा काम में नहीं आ रही थी तो केवल किसके ऊपर डिपेंड किया, N2 के, A21 क्या आ गया, कांस्टेंट। यहाँ ऊर्जा काम में आती है स्टिमुलेटेड एमिशन में, तो यहाँ ऊर्जा का घनत्व भी आ गया, ये वैल्यू आ गई। फिर क्या किया हमने, फिर दो चीजें आपको याद रखनी थी। पहली तो कुछ खास नहीं थी, पहली तो क्या कहती है हमें, अरे फर्स्ट वैल्यू क्या बताती थी हमें, फर्स्ट वैल्यू हमें कहती है जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है वही रेट ऑफ एमिशन के बराबर होनी चाहिए, जो अवशोषण दर है वही किसके बराबर होगी, उत्सर्जन दर के बराबर होगी। किसके लिए, साम्य अवस्था के लिए, वरना वो इक्विलिब्रियम में कैसे रह पाएगा भाई। अरे जितने एटम ऊपर जा रहे हैं उतने ही वापस नीचे भी तो आने चाहिए, तभी तो वो किस में रह पाएगा, साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। तो ये कोई खास बात नहीं थी, यहाँ से हमने क्या कैलकुलेट कर दिया, ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी। फिर दो इक्वेशंस हम काम में लेते हैं, वैसे वो स्टेटिस्टिक्स का पार्ट होती है, सांख्यिकी का भाग होती है, जो कि हम आपने अभी तक शायद नहीं पढ़ा होगा भी। तो लेकिन फिर भी ये वैल्यूज तो याद रखनी पड़ेंगी भी आपको। देखो तीन तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन होता है, इसके अलावा फर्मी डिराक होता है, बोस आइंस्टीन होता है। ये तीन तरीके का क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फिर यहाँ पे ये इक्वेशंस काम में ली जाती हैं भी, किस तरीके से वितरण होता है। कोई भी दो एनर्जी लेवल है, कोई भी दो ऊर्जा स्तर है, उनमें कणों का जो वितरण है वो तीन तरीके से, तीन डिस्ट्रीब्यूशन लो होते हैं। एक तो कौन सा होता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। तो क्लासिकल पार्टिकल्स जो भी होते हैं ना, जो भी चिर सम्मत कण होते हैं, उनके लिए हम कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन काम में लेते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। तो यहाँ ये एटम क्लासिकल पार्टिकल ही तो है, चिर सम्मत कण ही तो है बहुत पहले से। क्वांटम पार्टिकल्स जो होंगे ना, उनके लिए जैसे बोसोन हो गए, फोटोन हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, इनके लिए क्या काम में लिए जाते हैं, इनके लिए फर्मी डिराक या बोस आइंस्टीन डिस्ट्रीब्यूशन काम में लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो उतना डिटेल के अंदर नहीं पढ़ना है अभी आपको, अभी इतनी बातें याद रख लोगे। ये वैल्यूज पुट की, यहाँ से ये इक्वेशन आ गई, ये एक प्लांक रेडिएशन लो है, प्लांक विकिरण नियम है, ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज ही करना पड़ेगा अभी। ये भी ब्लैक बॉडी रेडिएशन के अंदर कृष्णिका विकिरण की जो डेरिवेशन होती है ना, वहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये छाप लो यहाँ से। आ चुके हैं ना हमारे पास, लिख लेना, इक्वेशन 9th and 10th represents relation among the Einstein coefficients। समीकरण 9 व 10 आइंस्टीन गुणांकों के मध्य, समीकरण 9 व 10 आइंस्टीन गुणांकों के मध्य के संबंध को व्यक्त करते हैं, आइंस्टीन गुणांकों के मध्य के संबंध को व्यक्त करते हैं। ठीक है, न्यू क्या है यहाँ पर, फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है, विकिरण की आवृत्ति है, लेमडा क्या है यहाँ पर, वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन है, विकिरण का तरंग दैर्ध्य है। फिर नेक्स्ट लिखना, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ
ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी ऑफ spontaneous and stimulated emission। स्वतः व प्रेरित उत्सर्जन के लिए संक्रमण प्रायिकता, स्वतः व प्रेरित उत्सर्जन के लिए संक्रमण प्रायिकता, बस इन्हीं का संबंध याद करना है। ये स्वतः है, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं P21 स्पॉन्टेनियस, स्वतः की बात कर लेते हैं। तो ये तो किसके इक्वल हुआ करता था, A21 के इक्वल होता था। दूसरी चीज हम बात करते हैं P21 स्टिमुलेटेड या प्रेरित। तो ये किस बात पर निर्भर करता था, तो ये दो बातों के ऊपर ये भी डिपेंड करता था। ये किस पर डिपेंड करता था, ये डिपेंड करता था B21 इंटू यू न्यू, एनर्जी डेंसिटी ऊर्जा घनत्व पर भी निर्भर करता था। अब इनके मध्य हमें संबंध याद करना है, रिलेशन निकालना है। तो P21 स्पॉन्टेनियस अपॉन P21 स्टिमुलेटेड, ये किसके बराबर आ जाएगा। ये पूरा लिखना भी आपको मैं यहाँ इसलिए नहीं लिख रहा हूँ, केवल इतना ही पूछे तो इनके बारे में बताओगे भी ना पहले, मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत बार लिख चुके हैं ना हम, तो यहाँ दोबारा बार बार नोटबुक में लिखने का कोई सेंस नहीं बनता है। इनटू में क्या जाएगा, यू न्यू आ जाएगा। यू न्यू की वैल्यू पुट करेंगे बाई पुटिंग द वैल्यू ऑफ एनर्जी डेंसिटी, ऊर्जा घनत्व का मान रखने पर, ऊर्जा घनत्व का मान रखने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, P21 स्पॉन्टेनियस अपॉन P21 स्टिमुलेटेड इज इक्वल टू A21 अपॉन B21, ऐसा का सरा। यू न्यू की वैल्यू देखो कहां थी हमारे पास, ये रही भी, क्या थी, E की पावर एच न्यू बाई के टी इंटू, पुट कर दो भी इस वैल्यू को यहां पर, E की पावर एच न्यू बाई के टी इंटू B12 अपॉन B21 माइनस कितना आता था, 1 आता था। यही वैल्यू हुआ करती थी क्या यू न्यू की। साथ में इस पूरी वैल्यू के मल्टीप्लीकेशन में कौन हुआ करता था, ओहो ये तो अपॉन में होती थी। ऐसा हुआ करता था A21 अपॉन B21, यही वैल्यू होती थी क्या। तो देखना ये पूरी वैल्यू इसके डिवाइड में, ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट, इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट, ये पूरी वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी भी। तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आएगी, तो एक्सप्रेशन आएगी, आज ये लिख लेते हैं ना अगले पेज पर। एक्सप्रेशन आई हमारे पास
P21 स्पॉन्टेनियस अपॉन P21 स्टिमुलेटेड, वो वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गई। दूसरा हम ये वैल्यू भी जानते हैं तो इस वैल्यू को भी काम में ले लेंगे। V नो दैट, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि B21 और B12 दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, P21 स्पॉन्टेनियस अपॉन P21 स्टिमुलेटेड, ये किसके इक्वल आ जाएगा। देखो ये दोनों वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो गई, ये पूरा ऊपर गया, इस पूरे में ऊपर जाने के बाद भी B12 अपॉन B21 की वैल्यू तो कितनी होती है, 1 होती है। बचा कितना, e की पावर hν/kT -1। ये हमारे पास क्या होता है, संबंध होता है, रिलेशन होता है। इसको हमने क्या बोल दिया, फर्स्ट इट रिप्रेजेंट्स, या फिर ऐसा लिख ले, इक्वेशन रिप्रेजेंट्स रिलेशन बिटवीन ट्रांजिशन probability for spontaneous and stimulated emission। समीकरण एक स्वतः व प्रेरित उत्सर्जन की संक्रमण प्रायिकता के मध्य, स्वतः व प्रेरित संक्रमण स्वतः व प्रेरित उत्सर्जन की संक्रमण प्रायिकताओं के मध्य संबंध को व्यक्त करता है, प्रायिकताओं के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है भाई, डायरेक्टली पूछी जा सकती है। नोट कर लेना इसको। दो कंडीशंस और बात कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, एच न्यू अगर केटी से बहुत ज्यादा हुआ देन P21 स्पॉन्टेनियस स्वतः बहुत ज्यादा होगा, इससे P21 स्टिमुलेटेड से। मतलब यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रायिकता होगी कि क्या हो जाए, अगर एच न्यू के टी से बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा प्रायिकता है कि क्या होगा, वहां पर स्वतः उत्सर्जन ही होगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन ही होगा, स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होगा। स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं हुआ इसका मतलब इस कंडीशन में लेजर प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी इसके अंदर लेजर उत्सर्जित हो पाएगी क्या, नहीं हो पाएगी। इस कंडीशन में क्या नहीं है, लेजर के लिए ये उपयुक्त नहीं है। सो इट इज नॉट सुटेबल फॉर लेजर, अतः यह लेजर के लिए उपयुक्त नहीं है। दूसरी कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, इफ एच न्यू इज लेस देन के टी, तो क्या होगा, तो उल्टा हो जाएगा, P21 स्पॉन्टेनियस भी क्या होगा,
कम होगा P21 स्टिमुलेटेड से, मतलब जो प्रेरित उत्सर्जन है उसको वो क्या होगा, ज्यादा प्रायिक होगा। इट इज मोर प्रोबेबल, अधिक प्रायिक। इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा, एमिशन तो दोनों हो रहे हैं, लेकिन कौन बहुत ज्यादा हो रहा है, स्टिमुलेटेड या प्रेरित उत्सर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यही क्या होती है, इट इज कंडीशन फॉर लेजर, लेजर के लिए स्थिति अभी ये, ठीक है ना, या फिर ऐसा बोल सकते हो नेसेसरी फॉर लेजर, नेसेसरी लिख लेना चलो, इट इज यह लेजर के लिए आवश्यक है। ठीक है, नोट कर ली होगी भी, ये सारी कंडीशन समझ में आई होंगी ना, सारी इजी कंडीशन से, सारी आपस में क्या है, एक दूसरे से इंटररिलेटेड है अभी, तो टॉपिक्स कोई भी मुश्किल नहीं है, अभी मैंने पहले ही बताया था ना, लेजर के अंदर टॉपिक्स इतने हार्ड नहीं है, बस इनको क्या कर लेना है, एक बार आपको ध्यान से पढ़ लेना, इनके नोट्स बना लेने, एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज कर लोगे तो आज के लेक्चर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ रखना भी आपको, ये लेक्चर मार्क्स बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको देकर जाएगा, परसेंट ऐसा हो सकता है कि भी ना ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत बार इससे क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं, मान सकते हो आप इस बार इससे क्वेश्चन आने के चांसेस। ठीक है, अभी इस क्लास में इतना ही, कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो पूछ सकते हैं भी आप। धन्यवाद।